आइए आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2.34। ठीक है, चलो। सो 2.34 में बेटा 4 पार्ट्स है, हमें एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनानी है। तो काफी कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो हम थ्योरी में देख चुके हैं, एक बार जस्ट रिविजिट करना है इसे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं इसको। और आप अपना चैनल देख रहे हैं बेटा पहल क्लासेज एंड आई एम प्रदीप IITian। चलो, तो फर्स्ट पार्ट है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो बेटा फॉर यूनिफॉर्मिटी मैं तो ये मान लेता हूं दिस इज द जेड डायरेक्शन, ठीक है, ताकि हमें डायग्राम अच्छे से बने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जेड डायरेक्शन में है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपल इस तरह की लाइन से दिखाते हैं, आप सबको पता होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर जरूर देखा होगा। तो इस तरह से हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दिखाते हैं। तो बेटा कांस्टेंट फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसे बनेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है कैसी होती है, जिस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। और ध्यान देंगे तो किन्हीं भी दो सरफेसेज के बीच का पोटेंशियल भी सेम होता है, डिफरेंस, ठीक है। तो देखो बेटा, मान लो एक सरफेस यहां बन गई, अब वो प्लेन होगा पूरा, क्योंकि ये तो जेड की तरफ है ना एक तरह से, तो ऐसा प्लेन होगा पूरा। तो ऐसी प्लेनार सरफेस बनेगी हमारे पास में, ठीक है। इसी तरह की मान लो इससे कुछ डी दूरी पे एक और सरफेस बनेगी, इस तरह से। तो ऐसी बहुत सारी सरफेसेज हम बना सकते हैं जो कि हमारे पास में बनेगी। ध्यान दो बच्चा, तो ऐसा होता है, आपकी लाइंस ऐसे जा रही है, ये समझो कि मैं यहाँ पे, मेरे हैंड जो जा रहे हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है, तो ये सीधी सीधी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो सीधा मूवमेंट है इसके बीच में, यहाँ पे आप कोई भी एक प्लेन ले लो लाइन, तो सारे पॉइंट्स पे, यहाँ एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करो, उन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि वो तो ऐसे सीधा है, उस पॉइंट्स पे तो सेम वैल्यू होगी उसकी, उस सारे प्लेन में। तो सारे प्लेन में एक तरह से क्या होगा बेटा, पोटेंशियल की सेम वैल्यू आती है, प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। मान लो इसका V1 पोटेंशियल है, V2 है, एक और लाइन यदि मैं ड्रॉ कर लूं यहाँ पे प्लेन की, ठीक है, और ये भी डी मानो, क्योंकि सबके बीच सेम डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम दूरी पे सेम पोटेंशियल होगा ना, डिफरेंस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। ये V3, तो इनका डिफरेंस बेटा सेम होता है, ठीक है। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है और अपोजिट जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट, या जनरली थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन तो जेड ही है, बट फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है का मतलब क्या होगा बेटा, लाइंस तो इसी तरह बनाते हैं, जेड की तरफ है और इस तरह से ही बना लेते हैं हम। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब बेटा ये लाइंस बढ़ती जाती है थोड़ा जेड की तरफ आगे, ठीक है। चलो देखो अब क्या होगा, समझो बेटा, जैसे जैसे इस तरफ मान लो जेड है तो फील्ड बढ़ रहा है। अच्छा, फील्ड जिधर बढ़ता है उधर पोटेंशियल क्या होता है, कम होगा। या ये समझो, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा V = ED। यदि फील्ड ज्यादा है तो डी को कम होना पड़ेगा। ध्यान समझे, यदि किन्हीं दो लेयर्स के बीच का पोटेंशियल सेम होना है और यदि फील्ड बढ़ गया तो क्या कम डी पे हो जाएगा? तो बेटा सरफेसेज जो बनेगी वो अब भी रहेगी तो परपेंडिकुलर इस तरह से, बट फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये आ जाएगा हमारे पास में बच्चा कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, मान लो पहले D1 था और बाद में जो सेपरेशन होगा आप खुद बताओ कितना हो जाएगा। आपको लॉजिक समझाया मैंने कि मान लो ये D2 है, तो क्या आप बोल सकते हो सर इधर जाने पे फील्ड बढ़ गया है? फील्ड बढ़ गया है तो एक तरह से जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, हमारा मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग में बोलूं तो D जो है इनके बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू है वो भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है, ठीक है। क्या मेरा बात समझ आया सभी बच्चों को? तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस कम होता जाता है बेटा, क्या होगा, डिस्टेंस इनके बीच का कम होता चला जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने बढ़ते हुए फील्ड के लिए देख लिया। नेक्स्ट देखो बच्चा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन। आप सबको पता है ये तो एक स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन होता है कि क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा है XYG। तो बेटा इससे जो होता है वो स्फेरिकल होता है। आप सबको पता है बच्चा कि इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेज होती है वो रेडियल होती है और स्फेरिकल सरफेसेज होती है। तो यही वो बताने का नीड भी नहीं है, स्फेरिकल रहता है, रेडियल रहती है बेटा, स्फेरिकल सरफेसेज रहती हैं। और ध्यान देंगे तो जैसे जैसे दूर जाऊंगा दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस बेटा बढ़ती चली जाती है। इवन HCU में इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखवाया है, आप एक बार वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ में है शायद, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, तो वो आप एक बार ट्राई करें तो आपको और समझ में आएगा।
तो क्या है, स्फेरिकल होती है और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल क्वेश्चन कौन सा है, यूनिफॉर्म ग्रिड ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड वायर। मतलब क्या बोल दिया कि बहुत सारे लॉन्ग वायर्स हैं और यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे इक्वली दूरी पे रखे हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं बेटा, हमें समझने के लिए कि वायर्स जो होंगे, आप खुद से समझ के देखो, वायर को जो है इक्वली स्पेस्ड और इक्वली चार्ज्ड है वो, तो वायर का मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। तो यदि इस तरह से वायर रखा हुआ है तो एक पॉइंट को कंसीडर करो, क्या लाइन में से बाहर निकलते हुए होगी, समझो इस बात को। मैं मान लेता हूं कि ये मान लो एक लाइन है, उस पे बहुत सारे वायर्स रखे हुए हैं ऐसे, इस प्लेन के अंदर बाहर आते हुए वायर बना रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बना सकते हो ना, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। आप चाहे तो ऐसे बना लो वायर्स को, 1 2 3 4, बस थोड़ा समझने में फिर हल्का सा लाइंस के अंदर बनानी पड़ेगी। तो लाइंस अंदर की तरफ कैसे बनाऊंगा तो हल्का दिक्कत आएगा, तो इसलिए वायर्स को ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलो बढ़िया बात। अब देखिए बच्चा कि कैसे करें। सर आप तो इसके अंदर का नहीं, हम तो केवल इस पॉइंट को देखो, क्या इस पॉइंट पे कुछ चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, तो देखेंगे बच्चा, तो ये दोनों मान लो प्लस चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों पे, सेम इक्वल चार्ज है वगैरह बोल रहा है, तो मैं तो प्लस मान लेता हूं। अच्छा, अब आपको पता होगा दो प्लस चार्ज पास पास रखे हो बेटा, तो कैसे फील्ड लाइंस बनती है, आप सभी बताओ कि यहाँ पे प्लस क्यू मान लो रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे प्लस रखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस रखा हुआ है। बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, आप बोलोगे सर इस तरह से कुछ बनती है, आपको सबको पता है बेटा कि इस तरह से कुछ बनती है, उससे आगे नहीं जाती और बीच से डेविएट होके आ जाती है, और इस पे इधर से आ रही होती है जो भी है, ठीक है ना, इससे तो दूर जाती है प्लस से ना, तो इस तरह से लाइंस बनती है, ठीक है बच्चा। तो इस तरह की कुछ लाइंस बनती है और यहाँ पे बीच में हमारे पास में एक लाइन आती है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आप सबको पता है इस बात, प्लस प्लस दोनों की वजह से एक दूसरे से हम बात करें तो बेटा एक दूसरे को रिपल्शन चलता है इनका, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाता है हमारा, सॉरी पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाता है। और इनको, इनकी इस लाइन को जब परपेंडिकुलर लेते हुए बेटा कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं तो वो बनता है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि आप बच्चों को पता नहीं है तो प्लीज ये प्लस प्लस चार्ज की वजह से दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, ड्यू टू प्लस प्लस चार्ज पास पास में हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब प्लस माइनस, प्लीज पूरा डायग्राम बुक में भी दिए हुए हैं और मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में भी पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया है, आप वो लेक्चर जरूर देखें। तो इनको मिलाते हुए बनता है, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चा, यहाँ भी देखो किसी के लिए लाइंस बनाऊंगा तो वो ऐसे ही कुछ जाएगी, है ना, ऐसा। तो अब जब इनको हम मिलाएंगे चारों तरफ से तो बेटा सबके लिए है ऐसा, तो ये ऐसे कुछ सरफेस बनने वाली है आपके पास, ये ऐसे कुछ सरफेस बनती है, ठीक है, ये ऐसी सरफेस एज बनेगी। इसी तरह लाइंस तो आगे तक इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसके बाद भी ऐसी सरफेस एज ही रिपीट होती चली जाएगी। तो इस तरह की बेटा सरफेस हमें देखने को मिलती है जो यहाँ पे 90 डिग्री होते हुए, जैसा मैंने ये बनाया बच्चा, तो ये ऐसे 90 डिग्री होते हुए सरफेस होगी। अच्छा, सिंस सारे चार्जेस पास पास रखे हुए हैं तो जो ये वाला एरिया है ये बेटा खत्म हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा और ऐसी लाइंस, दो लाइंस चारों तरफ चल जाएगी, चारों तरफ चल जाएगी ऐसी लाइन, और इनसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे फिर हमारा पूरा फील्ड अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम हमारा चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 2.37। अब देखो बेटा 2.37 जो क्वेश्चन है वो एक तरह से थोड़ा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अप्लाइड कंसेप्ट करने हैं हमें थ्योरेटिकल के, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है। तो आइए, थोड़ा बड़ा भी है, 4 पार्ट से इसमें 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स हम देखेंगे। आप देख सकते हैं पहला पार्ट बोलता है कि एटमॉस्फेयर का टॉप जो है बेटा, वहां पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 1400 किलोवोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एटमॉस्फेयर का पोटेंशियल हमें गिवन है 1400 किलोवोल्ट, और आपसे बेटा पूछा जा रहा है कि लगभग एक पर्सन रहता है, वो घर से जब बाहर निकलता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, जबकि अपने अर्थ के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 100 वोल्ट पर मीटर होता है।
तो बेटा पहली बात तो हम एक केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो अर्थ पे बाहर निकला अपने घर से, ठीक है बेटा, घर से बाहर आ गया अपने, हम मान के चलते हैं बेटा मैक्स साइड जाते हैं ऑन एन एवरेज, या मैक्स साइड जाते हैं तो 6 फीट आप ले लो कि लगभग बेटा हाइट होती है एक पर्सन की, है ना। मैक्स थोड़ा मैक्सिमम साइड पे चले जाते हैं कि 6 फीट के पर्सन, जो कि काफी कम लोगों की होती है, तो हम तो एक हायर केस कंसिडर कर लेते हैं। तो 6 फीट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूंगा आपसे, तो 6 फीट का मतलब अप्रोक्सीमेटली हो गया 1.8 मीटर, ठीक है। 6 फीट का मतलब 1.8 मीटर। तो मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो पर्सन की हाइट कितनी है, लगभग 1.8 मीटर है। और इवन आप सेकंड पार्ट देखोगे तो वहां इन्होंने खुद ने 2 मीटर के आसपास लिया है, तो आप 2 मीटर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। बट मैं 6 फीट मान के कंसिडर कर रहा हूँ 1.8 मीटर। अब देखिए यहाँ पे, तो बेटा हम देखते हैं कि 100 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर का पोटेंशियल है 100, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे 180 वोल्ट, ठीक है बेटा। 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 180 वोल्ट के बराबर है। बट आप देखेंगे तो क्या होगा, समझो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम तो अर्थ जो है, अर्थ के आप कांटेक्ट में हो, अर्थ के टच में हो, तो आपका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यदि यहाँ पे जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा किसी और तरह से, मान लो कि हम यहाँ किसी तरह से सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि डिफरेंस कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर पता होगा, जब हम इंटरनल ईएमएफ बता देते हैं तो हम क्या बोलते थे, जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, तो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि सर्किट बेटा क्लोज नहीं है, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम यही बोलते हैं बेटा, यहाँ पे क्यों इससे करंट का फ्लो नहीं होता है, क्यों इसको शॉक नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं इवन पोटेंशियल ड्रॉप, इवन पोटेंशियल डिफरेंस इज 180 वोल्ट, बट सिंस सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट इज नॉट कंप्लीट, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सर्किट बेटा ओपन तरह से है, इस वजह से पर्सन को शॉक नहीं लगता है बाहर निकलने पे भी। तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। और आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अर्थ जो है उसी के लगभग पोटेंशियल पे रहता है, अर्थ से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, तो अर्थ के पोटेंशियल की वजह से ऐसा नहीं होता है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, अर्थ का भी उतना रहता है और इसके लिए भी उतनी तरह लेवल पे रहता है। तो ये इस तरह से हमें कंसीडर करके बताना है। तो बड़ा सिंपल, पर्सन आराम से खड़ा है अपना, उसका कहीं किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो सर्किट जो कंप्लीशन है एक तरह से वो कंप्लीट नहीं रह पाता है, या चार्ज का फ्लो नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो कि हायर लेवल से अपर लेवल तक चार्ज फ्लो हो रहा है, या सर्किट कंप्लीशन नहीं होता है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। इवन आप जब इसका बेटा आंसर देखते हो पीछे, तो आपको आंसर जो मिलता है दैट इज लाइक दिस। आप जब देखेंगे तो ए पार्ट का आंसर इसी तरह से आपको कुछ दिया हुआ है, इन्होंने बोला है अवर बॉडी एंड ग्राउंड फॉर्म एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वी स्टेप आउट इन द ओपन, the original equipotential surface of open air change keeping out head and ground at the same potential। तो जैसा कि हमने बोला बेटा कि दोनों कांटेक्ट में है, तो ये इक्विपोटेंशियल का काम कर लेते हैं और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। सर्किट ओपन है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा कि सर्किट इज ओपन एंड नॉट, सर्किट इज नॉट कंप्लीट, देयरफॉर जो करंट रहेगा हमारा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा, तो चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, तो किसी तरह का शॉक नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये अर्थ और ये दोनों क्या काम करते हैं, इक्विपोटेंशियल, ठीक है, हेड एंड सरफेस बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे बुक के अकॉर्डिंग, बाकी ये इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट बोल रहा है आपसे कि हमें क्या बताना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपने जब 2 मीटर की कोई एक बेटा इंसुलेटिंग स्लेब ली, इंसुलेटर है, ठीक है, तो 2 मीटर की स्लेब है इंसुलेटिंग, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम शीट रख दी आपने, बहुत बड़ी एक लार्ज एल्यूमिनियम शीट रख दी, और फिर बोला जा रहा है रात भर रखी रहने दी। और उसके बाद क्या हुआ, सुबह उठ के इसको टच किया किसी पर्सन ने, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई अगेन कोई पर्सन है, और वो बेटा सुबह उठ के मान लो इसको टच कर रहा है, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको टच करता है वो पर्सन, है ना, तो इसको टच कर रहा है यदि पर्सन, तो क्या होगा समझो बेटा, नाइट टाइम पे क्या होगा, समझते हैं इस सिचुएशन को कि इसको हम कैसे आंसर करेंगे। नाइट टाइम में क्या होगा, विद एयर
बेटा एयर जा रही है तो एयर के पार्टिकल्स के साथ आयंस भी होते हैं, आयंस गेट्स accumulated on एल्यूमिनियम शीट। अब एल्यूमिनियम की शीट पे क्या होता है, आयंस accumulate हो जाते हैं, तो एल्यूमिनियम की शीट क्या हुआ, चार्ज हो गई एक तरह से, ठीक है बेटा। तो एल्यूमिनियम की शीट पे आयंस हो गए, दिस इंप्लाइज एल्यूमिनियम शीट गेट्स चार्ज्ड। तो एल्यूमिनियम शीट क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्ज होने का मतलब बेटा इस पे आयंस आ गए, मतलब चार्ज अपीयर हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, पर्सन यहाँ पे अर्थ है, अर्थ तो हमारे इक्विपोटेंशियल की तरह काम करती है, चार्ज इस पे कितना रहता है। किसी भी बेटा मेटल से यदि आप अर्थ को कांटेक्ट करवा दो तो पूरा चार्ज यहाँ होता है वो पोटेंशियल से जीरो कर देती है इसका, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। तो हमें पता है ना, मेटल को जब बेटा अर्थ से कांटेक्ट कर दें, मेटल कांटेक्ट विद अर्थ यदि हम करवा देते हैं, यदि मेटल का कांटेक्ट अर्थ से करवा दे तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर या मेटल, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो यहाँ बेटा पोटेंशियल जीरो होने वाला, सिंगल कंडक्टर है तो इसका चार्ज लगभग चला जाएगा, तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा बेटा, इससे पर्सन से फ्लो होकर अर्थ की तरफ चला जाएगा। तो क्यू फ्लो हो जाएगा पर्सन से, तो दिस इंप्लाइज क्यू फ्लो फ्रॉम पर्सन, और यदि क्यू पर्सन से फ्लो हो गया तो उसे शॉक लगने वाला है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक शॉक पूछा है, तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है। ही विल, इस तरह से लिख लेंगे बेटा, ही विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सप्लेन करोगे। क्या हुआ, मेटल्स का आपको कंसेप्ट पता है, मेटल को बेटा कंडक्टिंग से कनेक्ट करवा देते तो होता है, हमारी बॉडी भी कंडक्ट कर सकती है, तो यही होगा यहाँ पे। यहाँ पे बेटा यहाँ से होके पूरा इस पे जो चार्ज आ रखा है वो पूरा क्या होगा, फ्लो कर जाएगा वहां पे, और इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका सी और डी पार्ट। तो फटाफट से इसको मिटा देता हूँ, तब तक सी पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा सी पार्ट क्या बोल रहा है, सी पार्ट बोल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑन एन एवरेज 1800 के आसपास रहता है एम्पियर करंट का फ्लो रहता है। तो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज क्यों नहीं होता, तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो सी पार्ट बोल रहा है हमें, the discharging current in the atmosphere due to small conductivity of air is known to be 1800 एम्पियर। तो एटमॉस्फेयर करंट जो है बेटा वो कितना है, 1800 एम्पियर। और आपसे पूछा जा रहा है why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and becomes the electrically neutral। मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में इतना करंट यदि डिस्चार्ज होता है तो न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता, थोड़े टाइम में चार्ज खत्म क्यों नहीं हो जाता। तो बेटा इसका रीजन ऐसे दिया जाता है, समझना इस बात को कि हमारी क्या है, ये अर्थ की सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा बच्चा, एटमॉस्फेयर में हमारे पास में क्लाउड्स रहते हैं, ठीक है, लाइटनिंग हो रही होती है, ठीक है, लाइटनिंग रहती है बेटा, क्लाउड्स रहते हैं, लाइटनिंग हो रही होती है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से हमारे पास में जो चार्ज है वो बेटा नया एक तरह से आता रहता है एटमॉस्फेयर में। और इवन इसको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसमें दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन छुपाया है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने। मैं आपको वो स्टेटमेंट भी पढ़ के बताता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी होगी इसमें, ठीक है। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो है बेटा, देखो एक्चुअली बेटा दिस नेवर हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 3.14 एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 का, दिस नेवर हैपेंस इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्ज नेमली द कंटीन्यूअस थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो बेटा कंटीन्यूअस लाइटनिंग होती है और थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से चार्ज क्या होता है, वो बेटा नया आता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इस वजह से चार्ज का जनरेशन कौन करवाता है, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म वगैरह। तो इन सब की वजह से चार्ज बेटा आ जाता है हमारे पास में। तो ये सारी, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, यही इसी का आंसर बेटा नेक्स्ट चैप्टर के उसमें दिया हुआ है, आपकी हिडन है। तो यहाँ से मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल फिनोमेना है, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि एक्चुअल में कहां से आया, बट साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल करके देखे तो पता चला कि लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह होते हैं, वो चार्ज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, वो चार्ज को बरकरार रखते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया और आप इसको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन जो बचा, ठीक है, दैट इज पार्ट डी। डी पार्ट क्या बोल रहा है आपका, what are the forms of energy into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during a lightning। बेटा देखो हमारे पास में क्या बोल रहा है, इसके बाद काफी कुछ और लिखा हुआ है बट उस पर इतना ध्यान नहीं देना है हमें फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो पहले समझो कि कौन सी एनर्जी में जाता है। बेटा आपको सबको पता है लाइटनिंग जब होती है तो ऑब्वियसली बात है तो लाइट रहती है उसमें। अच्छा लाइटनिंग होती है तो आपने सबने फील किया होगा साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। बादल गरजते लाइटनिंग होती है तेज तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है, तो साउंड एनर्जी भी जाती है, लाइट एनर्जी भी जाती है। अच्छा क्या लाइट तेज बिजलियां कड़कती है तो क्या किसी चीज पे रहती है, बेटा गर्म भी होगा तो काइंड ऑफ हम ऐसे भी बोल सकते हैं हीट की फॉर्म में भी जाती है। तो ये सब तरह की फॉर्म्स रहती है हमारे पास में इसकी, और एक बार हम वो भी चेक करते हैं कि इन्होंने क्या दिया है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा इन्होंने दिया लाइट एनर्जी इन्वॉल्व इन लाइटनिंग हीट एंड साउंड एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी से मेनली किसमें चली जाती है, हीट और साउंड में। तो इस तरह से हम आंसर कर पाएंगे। प्रैक्टिकल फिनोमिना है, बिल्कुल आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा। लाइटनिंग जब होती है तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो ये सारा प्रैक्टिकल फिनोमिना पे बेस्ड है। और इवन इन्होंने क्या लिखा है बेटा देखो क्वेश्चन में और हिंट, द अर्थ हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर, इट इज सरफेस in the downward direction corresponding to a charge density 10 to the power minus 9. Due to the slight conductivity of atmosphere, 1800 coulomb is pumped every second. The earth however does not get discharged since thunderstorm and lightning occurs continuously. तो बेटा इन्होंने खुद ने इसमें इवन इसमें भी आंसर किया है, इन्होंने डी पार्ट में भी है ना, करंट वाले में तो किया ही है, डी पार्ट का भी आंसर इन्होंने यही किया है। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से ये थर्ड पार्ट का आंसर, सी पार्ट का आंसर इन्होंने खुद नहीं कर दिया। तो ये सारा पार्ट ध्यान रखेंगे आप क्या कि कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो लाइट साउंड और हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म की वजह से चार्ज रह जाता है बेटा, इसको टच करते हैं तो कंडक्टर से चार्ज होकर बेटा फ्लो कर जाता है, इसलिए शॉक लगता है इसको, और फर्स्ट पार्ट में इक्विपोटेंशियल की तरह काम करता है, सर्किट इनकम्प्लीट होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2.35 और 36, 2.35 बेटा सिलेबस से हट गया है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है, और 2.36 में ऑलरेडी हमारे जब लेक्चर कर रहे थे उसमें डिस्कस मैंने कर लिया था, तो उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको कैसे लगे सॉल्यूशंस की सीरीज वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा, क्या इंप्रूवमेंट्स की नीड है, वो सब भी आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स।